बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी में हम शुरू की है हमने बुक एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है। इस एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आपको पता ही होगा कि हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट का कोई पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बेस्ट बुक है फॉर हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये जो बुक है मैं आपको कहूँगा कि एसएससी का जो तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसे हम ए टू जेड पूरा कवर करेंगे। ठीक है। ये पहली वीडियो है, अलग अलग वीडियोस मैं बनाता जाऊँगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है एम लक्ष्मीकांत की बुक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में दाखिल हुए और धीरे धीरे से उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, और क्या-क्या नीतियाँ थीं जो वो समय-समय पर लाते रहे। ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहली बात थोड़ा पेन का देख लेते हैं। हाँ, ओके है। यस। सबसे पहली बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कहते हैं द ब्रिटिश केम टू इन इंडिया 1600 एज ट्रेडर्स। भारत में ब्रिटिशर्स दाखिल होते हैं 1600 ईस्वी में व्यापारी के रूप में। ठीक है, व्यापारियों के रूप में। उन्होंने क्या कंपनी खड़ी की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई थी, जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेडिंग के। ठीक है, वो जाएं और भारत में व्यापार करें। केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी ब्रिटिश की जो कि भारत में आकर व्यापार करती थी। और इन्हें जो राइट्स दिए थे वो दिए थे क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा। अब आगे देखते हैं। 1765 में द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट्स दीवानी राइट्स। 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। यहाँ पे अब बात आ जाती है कि दीवानी राइट्स क्या होते हैं। दीवानी राइट्स होते हैं किसी का जो टैक्सेस वगैरह या रेवेन्यू के रिलेटेड जो है ना, जो पैसे के रिलेटेड देन लेन है, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनको मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1857 ਵਿੱਚ आपको पता ही है ना, 1857 में पहला वो विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1857 में देश का पहला आज़ादी के लिए पहला क्रांतिकारी युद्ध हुआ था ना, जिसे हम वो सिपाही विद्रोह भी कह देते हैं, वो हुआ था। इन 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट assumed डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है। 1857 के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उसने खुद भारत देश का राशन जो शासन था, प्रबंध था, अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ में देश का शासन चल रहा था। चाहे कंट्रोल तो वैसे यही कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो ये कंट्रोल कर रहे थे, और सामने सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के साथ हमें ज़रूरत महसूस हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन की। सो उसी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की घोषणा की गई, बनाई गई 1946 में। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से नियम थे। ये जो हम बात करेंगे वो है कंपनी का रूल। कंपनी का रूल कब कब चला? 1773 में से लेकर 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का रूल भारत में चला। अब उन्होंने कौन कौन से रेगुलेशंस लेकर आए, कौन कौन से एक्ट्स घोषित किए, सो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो नियम आए, जो गाइडलाइंस आई, वो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार को पता, ये यहाँ पे इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो
फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करे और उनके जो मुद्दे थे भारत में उनके ऊपर वो अपना नियंत्रित कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा था फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फिर उन्होंने पहचानना शुरू किया कि कैसे जो इनकी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी देख रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से समझ आना शुरू हुआ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है ताकि वो भारत के ऊपर अपना या राज स्थापित कर सकें। अब फीचर्स की बात करते हैं। इसकी फीचर्स जो हैं, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसे क्या बना दिया गया, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, वो क्या करता था और उसके साथ एक एक 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई जो कि उन्हें असिस्ट करते थे। ठीक है, उस जो 4 मेंबर की काउंसिल थी उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारन हास्टिंग्स थे। ठीक है, हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अब दूसरी जो फीचर है, इट मेड द गवर्नर्स गवर्नर्स ऑफ एंड बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, और नहीं यहाँ पर आना था आई थिंक। इट मेड द गवर्नर्स और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या किया, जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, उन्हें सबऑर्डिनेट सहायक बना दिया, मतलब अधीन कर दिया गया। किनके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारन हास्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल थे और वही इनके ऊपर भी कंट्रोल स्थापित कर रहे थे, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर, क्योंकि ये उसके नीचे थे बंगाल के। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a Supreme Court at Calcutta 1774 comprising 1 Chief Justice and 3 other judges। और अभी इन्होंने फिर क्या किया, एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में 1773 में प्रावधान किया गया और उसे स्टैब्लिश कब किया गया, 1774 में। 1774 में स्टैब्लिश किया गया और उसमें क्या था कि एक चीफ जस्टिस था और उसका साथ देने के लिए 3 और जजेस उसके साथ नियुक्त किए गए। अब फोर्थ पॉइंट है, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। अब जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, सर्वेंट्स थे, उन्हें किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में ना जाने के लिए कहा गया कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में ना जाएं, शामिल ना हों, और तो और उन्हें किसी भी तरह का प्रेजेंट या किसी भी तरह की रिश्वत वगैरह लेने से बिल्कुल ही मना किया गया। अब पांचवा पॉइंट, इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। अब इसने क्या किया अब इसने कंट्रोल स्थापित किया कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल स्थापित कर सकेगी, बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना भी की जो कि कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती थी। ठीक है, उसके रिपोर्ट्स के ऊपर देखती थी, जो जो उनका रेवेन्यू था, सिविल था, मिलिट्री अफेयर्स था, उन सभी के ऊपर अपना सुपरविजन करती थी। ठीक है, अब आ गया, इसके बाद आया 1773 के बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब इसे देखते हैं, 1781 में जो अमेंडिंग एक्ट आया था। अब ये देखो, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के जो उसमें कुछ खामियां थी उनको पूरा करने के लिए ये एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट 1781। ठीक है, अब देखें, इसमें देखें तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके जो फीचर्स हैं, इट एक्सेम्प्टेड द गवर्नर जनरल and the council from the jurisdiction of the Supreme Court from act done by them in their official capacity। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया, किससे,
काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से गवर्नर जनरल को फ्री कर दिया कि उसके ऊपर ये नियम लागू, उसके ऊपर वो जो सुनवाई होगी वो लागू नहीं होगी। एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, क्योंकि जो उसके जो गवर्नर जनरल के जो खुद की ऑफिशियल जो उसके राइट्स थे उसके ऊपर उसका ही केवल हक था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं दे सकती थी। अब दूसरा पॉइंट जो है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से जो जो है ना इसके ऊपर जो उसका राइट था, जो प्रबंध था वो निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार ले लिया गया कि वो इनके ऊपर कुछ भी मैटर्स के ऊपर जो मैटर्स से रिलेटेड टू रेवेन्यू और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस उसके ऊपर वो सुनवाई नहीं कर सकती थी। ठीक है, वो अलग मुद्दा हो चुका था सुप्रीम कोर्ट से। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव jurisdiction over the inhabitants of कलकत्ता। कलकत्ता में अब जितने भी निवासी थे उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल था उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, हिंदूज के लिए, हिंदू को के अगर कोई मुद्दा होता था तो हिंदू ला यूज़ करती थी, और अगर मुस्लिम्स के लिए कुछ भी मुद्दा होता था तो मोहम्मदन ला था उसे फॉलो करती थी। It laid down the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, जो भी प्रांत में कोर्ट्स होते थे, उनके ऊपर जो भी कभी कोई मुकदमा या कुछ भी फैसला होता तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय गवर्नर जनरल के पास जो उनकी काउंसिल थी उनके पास जाता था। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया गया और गवर्नर जनरल या उनकी जो काउंसिल थी उनकी पावर्स को बढ़ा दिया जा रहा था इस समय। पांचवा जो पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इन्होंने गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर को उन्हें इंक्रीज किया। ये तो पहले चार पॉइंट्स में भी यही बात ही हो रही है। टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड कोर्ट्स काउंसिल्स। अब क्या थे, गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल था और उसके जो असिस्टेंट थे, काउंसिल थे, तो वो क्या कर सकते थे, अब अलग अलग नियम बना सकते थे ताकि जो रेगुलेशंस बना सकते थे किनके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, जो प्रांत की कोर्ट्स होती थी उनके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, पिट्स एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, काफ़ी फेमस था, और इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसमें। इसके जो फीचर्स हैं वो इस तरह से है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। इन्होंने अलाउ किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो मैनेज कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो मैनेज कर सकते हैं कमर्शियल अफेयर्स को, पर एक नई बॉडी स्थापित की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से वो क्या करती थी, मैनेज करती थी पॉलिटिकल अफेयर्स को। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक नई जो बॉडी बना दी गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब कमर्शियल जो मुद्दे थे उन्हें कुछ अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट के जो डायरेक्टर्स थे उससे वो देख रहे थे, और जो पॉलिटिकल जो मुद्दे थे उन्हें कौन देख रहा था, उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी व्यापार तो कर ही रही थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो पॉलिटिकल मुद्दे भी देख रही थी। तो उन्होंने क्या किया, कमर्शियल जो उनके व्यापारिक मुद्दे थे और पॉलिटिकल जो प्रशासनिक मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे थे, उन्हें सुलझाने के लिए अलग, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब आगे, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दी, ठीक है, वो सुपरवाइज कर सकती थी, एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। और वो डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकती थी सिविल के और मिलिट्री गवर्नमेंट के
और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और जहाँ तक उनका कंपनी का राज हो चुका था, जब ब्रिटिशर्स का राज हो चुका था, वहाँ पे कैसे रेवेन्यू की जो मैटर्स थे उनके ऊपर भी इन्हीं का ही कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये सभी चीज़ों को देख रहा था। अब पिट्स एक्ट इंडिया जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, दो रीजन से एक एक करके। पहला रीजन था द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। जो भी कंपनी के टेरिटरीज थी जिनके ऊपर कंपनी का वो अधिकार था, उसको क्या कहा जाने लगा। अब बात यहाँ से शुरू हुई कि ब्रिटिश पोसेशन कहा जाने लगा, ब्रिटिश का अधिकार कहा जाने लगा इंडिया में, उस एरिया को। ठीक है। जो दूसरा था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कोर्ट ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल चला गया था, कहाँ का, कंपनी के अफेयर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया में। अब एक्ट की बात करते हैं 1786 के। कहते हैं इन 1886 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से वो वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उन्होंने इस पोस्ट में आने के लिए, गवर्नर जनरल बनने के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अब नाम से ही सिद्ध होता है कि लॉर्ड है, कॉर्नवालिस, तो आप समझ लो कि थोड़ा खतरनाक है बंदा, जैसे, है ना। वो ऐसा था कॉर्नवालिस कि उसने दो डिमांड्स रख दी कि मुझे अगर इस पोस्ट दी जाती है तो मेरे दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये थी, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। पहले क्या होता था कि जो डिसीजन होता था वो काउंसिल के साथ मिलके होता था। अब इसने क्या कहा कि अगर कोई स्पेशल कोई केस है तो मैं क्या कर सकूं, मैं काउंसिल के डिसीजन के से भी ऊपर अपना डिसीजन दूंगा, उसे ही लागू किया जाएगा। ये पहली शर्त थी। ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। और उसने कहा कि मैं जो हूँगा कमांडर इन चीफ होऊंगा, मतलब आर्मी का चीफ भी कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस बन चुका था। अब चार्टर एक्ट 1793 के 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके फीचर्स देखते हैं। एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस। ठीक है, ये दोस्तों पीछे वाली बात होगी, ये पीछे वाला सा एक्ट 1746 अब आगे बात मुद्दा जो हाथ पहुंचा वो चार्टर एक्ट आया 1793। ये क्या था, ये 86 था, ये 93 था, मतलब 8-9 साल बाद फिर ये एक्ट आया। इसमें अगर देखें तो इन्होंने वही कॉर्नवालिस की जो पावर थी, ओवर राइडिंग पावर के काउंसिल की, जो वो ऊपर था, तो उसकी जो पावर थी उसे एक्सटेंड किया गया। और दूसरा क्या था, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और इन्होंने क्या किया, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स, ज़्यादा पावर्स दी गई गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। अब पावर्स क्यों दी गई, ताकि वो कंट्रोल कर सके बॉम्बे एंड मद्रास की जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी उन्हें भी। अब जो दोस्तों जी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये है चार्टर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चार्टर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट जो था 1833 का, ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये किस लिए था, फॉर सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। किस तरह से भारत में एक, जैसे होता ना एक बड़ी संस्था, जैसे अगर हम आज देखेंगे तो केंद्र सरकार हमारे लिए एक बड़ी संस्था है जो कि पूरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ है जिसने। तो ब्रिटिशर्स भी यही कर रहे थे, वो कर रहे थे कैसे इंडिया के ऊपर एक सुप्रीम पावर स्थापित की जा सकती है, उसके हाथ में सभी तरह का कंट्रोल दिया जाए। अब पहला था मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, क्योंकि एक तो इससे ये भी पता चलता है कि पहले क्या था, सिर्फ 3 बड़े
जो थी, बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। लेकिन अब क्या हुआ होगा, समय के बीते बीते जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जहाँ ब्रिटिशर्स थे, उनका भारत के ऊपर जो कंट्रोल, जहाँ अधिकार, अलग अलग जहाँ साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा था, तो उनको एक क्या चाहिए था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चाहिए था। ठीक है, नॉट फॉर बंगाल, नॉट फॉर बॉम्बे एंड मद्रास, ही वांटेड इट फॉर द इंडिया। ठीक है, सो उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा, एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। और अब उसे क्या दिया गया, उसे सभी तरह की सिविल और मिलिट्री पावर्स दी गई। अब एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो इसका आंसर है जी लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक, ठीक है, बेंडेड, बेंटिक से याद रखना, बेंडेड, पहली बार बेंटेड का यूज किया, पहली बार बेंटेड, सोच लो कि पूरे इंडिया में फैले, तो वहीं से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आना शुरू हुआ, और बना कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। इसका दूसरा पॉइंट, deprived the governor general of Bombay and Madras of their legislative powers। पहले क्या होता था, बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर थे वो अपने नियम बना रहे थे, बिल्स वगैरह, कानून वगैरह वो बना रहे थे। अब उनकी जो यही लेजिस्लेटिव पावर थी, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। द लॉज मेड अंडर द प्रोविजंस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस। अब इस के अंतर्गत जो भी नियम बनते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी नियम बनते थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें रेगुलेशंस कहा जाने लगा। और इससे जो पहले जो नियम बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था, एक्ट कहा जाता था। अंडर दिस एक्ट वर वाइल लॉस, सॉरी, अंडर द प्रोविजंस एक्ट वर वाइल लॉस मेड अंडर दिस एक्ट, सॉरी, जो ये एक्ट था उसे तो हमें इसके अंतर्गत, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी नियम बनते थे उन्हें तो एक्ट कहा जाता था। मैं उल्ट बोल गया थोड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, इस कानून के पहले। अब आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों अब एक प्रशासनिक बॉडी बन चुकी थी, नॉट अ कमर्शियल बॉडी, नॉट अ ट्रेडर्स। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो देश का प्रशासन देख रहे थे। कब, 1833 एक्ट के बाद। अब देखें, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, अटेम्प्टेड, इसने अटेम्प्ट किया किसके लिए, टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। इन्होंने कहा कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए भारत में, जो भारत के सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, उन्होंने यह कहा कि भारत में जो भारत के निवासी हैं उन्हें मौका मिले कि वह जो अलग अलग बड़ी बड़े पोस्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे सिविल सर्वेंट्स की जो पोस्ट हैं उनके ऊपर ऑफिसर्स बनने का खुला मौका दिया जाए भारत को भी, जो इसमें एग्ज़ाम देकर शामिल होने का मौका दिया जाए। अब आगे देखते हैं। However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन प्रोविजंस को नेगेट किया, अपोज किया। उनके अपोजिंग के कारण जो प्रावधान था, थर्ड वाला, इम्पोर्टेंट फोर्थ वाला, ये लागू नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, भारतीयों को मौका नहीं मिलना चाहिए। अब इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन
इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब इन्होंने जो मोनोपोली थी ट्रेड करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे 20 ईयर्स तक और आगे बढ़ा दिया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ was not to be a member of the गवर्नर जनरल काउंसिल। अब इन्होंने कहा कि जो कमांडर इन चीफ है वो क्या होगा, वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में शामिल नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर, वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का जब तक अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक कि उसे अपॉइंट नहीं किया जाता। इट ले डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा जाना था, वहाँ पे मुझे याद है क्या लिखा जाना था। यहाँ पे यही है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और उनका जो स्टाफ था, उनका जो वेतन थे वेजेस, उन्हें यहीं से भारत के जो फंड है वहीं से ही उन्हें वेतन वगैरह दिया जाना चाहिए, यही यहाँ पे आना था। अब आगे आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके फीचर्स, अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, इन्होंने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया मोनोपोली को ट्रेड के लिए भारत में। बट नॉट फॉर टी, लेकिन नॉट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना, लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी चाय का व्यापार करने की और चाइना के साथ ट्रेड करने की, वो मोनोपोली वैसे ही कंटिन्यू रही। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, इन्होंने जो प्रभुसत्ता दी ब्रिटिश कंपनी की, ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज, वो सीधे सीधे तरह यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने जो टेरिटरीज थी भारत में, जो कंपनी ने कंपनी का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उनके ऊपर अब ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो चुका था। ठीक है। इट अलाउस द क्रिश्चियन मिशनरीज टू केम इन इंडिया टू एनलाइटनिंग द पीपल। अब इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज वो भारत में आए और भारत में आकर वो लोगों को एनलाइटन करें, मतलब कि जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो फैलाव हो। फोर्थ पॉइंट है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का राज था, जहाँ ब्रिटिश का राज था, उन एरिया में वेस्टर्न जो एजुकेशन है उनको भी स्प्रेड किया जाए। ये भी इस जो एक्ट था या रेगुलेशन, हाँ चार्टर एक्ट था, इसमें ये बात की गई। अब पांचवा पॉइंट है ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। इन्होंने क्या किया, अब जो लोकल जो बंदे थे उन्हें पावर दी कि आप जो लोकल सरकारें थी कि आप लोगों के ऊपर जो टैक्सेस है लगा सकते हो और उन्हें कलेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई नहीं देता, कोई टैक्स अगर नहीं देता तो उन्हें आप पनिश भी कर सकते हो। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट 1853 का देखते हैं। ये दोस्तों आई थिंक लास्ट ही है। फीचर्स जो इसके थे, सेपरेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वर्क, इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इन दोनों की सेपरेशन कर दी, अलग अलग इन दोनों को कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम लॉ मेकिंग वर्क एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वर सेपरेटेड। जैसे भारत में अभी हो रहा है कि जो नियम कोई और बनाता है, पार्लियामेंट हमारी बनाती है, लेकिन लागू कौन करती है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ऐसे ही तब किया गया। अ स्पेशल लॉ मेकिंग काउंसिल वाज क्रिएटेड, एक स्पेशल लॉ मेकिंग जो काउंसिल थी उन्हें स्थापित किया गया। ओपन कंपटीशन कर दिया गया फॉर सिविल सर्विसेज, भारत में सभी इसके लिए एलिजिबल थे अगर वो एलिजिबिलिटी पूरी करते होंगे तब की। कंपनी रूल कंटिन्यूड विदाउट फिक्स्ड टाइम। अब कंपनी का जो रूल था वो फिक्स्ड विदाउट कोई फिक्स टाइम नहीं था उसके लिए, क्योंकि अब क्या था, कभी भी ब्रिटिशर्स थे जो वो कभी भी भारत के ऊपर अधिकार अपना स्थापित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कंपनी को अब ऐसा नहीं कहा कि तुम इतने साल तक राज करोगे। अब फोर्थ पॉइंट जो था वो है लोकल
एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि वही आ गया। भारत के मेंबर्स जो थे अलग अलग प्रोविंसेस जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, वो वहाँ के जो स्थानिक निवासी थे वह भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो सकते थे। थोड़ा ये उन्हें छूट दी गई। अब हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे ना दोस्तों जितना भी जो कंपनी का रूल था, ठीक है, कंपनी का जो रूल था उन्हें हमने खत्म किया है। इसकी जो आगे वीडियो आ गई वो क्राउन का रूल, जो क्राउन ने जो रूल किया था भारत में, मतलब इंडिपेंडेंस के समय तक, इंडिपेंडेंट होने से पहले तक जितना भी रूल किया उसकी बात हम करेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, ये पहला एक टॉपिक था जो कि मैंने पूरा कवर करवा दिया है। आई थिंक मेरी जो लैंग्वेज थी बहुत इजी थी और आपको अच्छे से समझाया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री इसी तरह से तगड़े लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।